यूनिट 4 ऑफ पेपर 2। इस यूनिट में हमने एल्केन के बारे में अब तक पढ़ लिया है। एल्केन का नोमेनक्लेचर, उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड उनकी केमिकल रिएक्शन जो कि अपने सिलेबस में थी। अब आज की इस क्लास में हम लोग एल्कीन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एल्कीन्स क्या होते हैं? एल्कीन्स भी एक हाइड्रोकार्बन है जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कि इनमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तो इसको मैं इस टाइप से लिख देता हूं। एक तो कम से कम होगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो कहलाते हैं एल्कीन। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। राइट, सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन मस्ट हैव एटलीस्ट 2 कार्बन एटम, है ना। डबल बॉन्ड अगर बनाना है आपको तो इसका मतलब डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो कम से कम 2 कार्बन यहां पर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स। सो फर्स्ट मेंबर इस क्लास का कौन हो गया? फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस क्लास इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट मेंबर। इनको एल्कीन्स आल्सो नोन एज ओलिफिन्स, इनको ओलिफिन भी कहा जाता है। ओलिफिन क्यों कहते हैं? ओलिफिन जो वर्ड है वो ओलिफिन वर्ड आया है ओलिफिनिएट से। ठीक है, किससे आया? ओलिफिनिएट वर्ड से। ओलिफिनिएट का अर्थ है ऑयल या तेल। ठीक है, किस क्या क्या बोलेंगे? ऑयल या फिर तेल। तो क्यों कहा जाता है ऐसा? ऑयल या तेल इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होती है तो एक तेलीय पदार्थ जैसा बनता है, जिसकी वजह से इनको ओलिफिन या ओलिफिनिएट भी कहा जाता है। ये जो ओलिफिनिएट शब्द है ये है डच लैंग्वेज का। डच भाषा के ओलिफिएंट से, FIANT ओलिफिएंट वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। और क्यों इसको ओलिफिएंट के साथ में रिलेट किया गया? क्योंकि इस श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है, ठीक है, एथिलीन, वो एथिलीन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके एथिलीन क्लोराइड बनाता है। राइट, सो ये एथिलीन जो क्लोराइड है ये ऑयल लाइक लिक्विड है, तेल के जैसा द्रव है, ऑयल लाइक लिक्विड है, इसलिए इसको क्या बोला गया? ओलिफिएट कहा गया। ओलिफिएट का अर्थ है तेल बनाने वाला। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनको ओलिफिन क्यों कहा जाता है। राइट, इनका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला CnH2n है। ठीक है, CnH2n है, वेयर n इज नंबर ऑफ
कार्बन एटम्स। n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो अगर हम क्या करें, n बराबर 1 करें तो क्या होगा, कोई एक डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, क्योंकि 2 कार्बन होने चाहिए कम से कम। सो n इक्वल टू 2 अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा, C2H2 इंटू 2, सो बन गया C2H4। इसी टाइप से n इक्वल टू 3, तो C3H2 इंटू 3, C2H6, राइट। सो इस टाइप से, इस जनरल फॉर्मूला से हम अलग अलग एल्कीन्स के फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। अब इनमें जो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, वो डबल बॉन्ड आप जानते हैं कि जब भी कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उस डबल बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 प्रकार के सहसंयोजक बंध होते हैं। एक होता है सिग्मा बंध और दूसरा होता है पाई बंध। तो इसके अगर हम, जैसे मैं इस एक पर्टिकुलर सिंबॉलिक जो मैंने एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाई है, इसको अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो, एक कार्बन के पास भी कितने सिग्मा बंध है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो कार्बन है ये sp2 संकरित कार्बन है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है। और sp2 में आपको पता ही है जो शेप होगी वो किस टाइप की होगी, वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, वहां पर शेप होनी चाहिए। सो ये भी क्या होते हैं, समतलीय होंगे, है ना। अगर कोई sp3 हाइब्रिड कार्बन नहीं उपस्थित है तो किस टाइप के होंगे, ये भी प्लेनर स्ट्रक्चर रखते हैं। इसमें जो बॉन्ड बनेगा कौन सा, डबल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के लिए तो आपको पता है कि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो किस टाइप से होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, राइट। बट जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वो पाई बॉन्ड प्लेन के, जो इस पेपर का प्लेन है उसकी लोब्स होंगी वो प्लेन के तल के ऊपर या नीचे की ओर होंगी। और इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है जो एक p ऑर्बिटल कार्बन के पास में उपस्थित है। देखो कार्बन के संयोजकता के जो कोश है उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, एक तो 2s होगा और 2p, ये कितने होंगे, ये 1 होगा और ये कितने होंगे, 3। टोटल कितने हैं ऑर्बिटल, 4 हैं। उस 4 में से 3 तो काम आ गए किसमें, sp2 संकरण में। बाकी जो बच गया एक, वो क्या रहेगा, असंकृत रहेगा। और वही कक्षक यहाँ पर क्या करता है, वही कक्षक इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, राइट। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। सो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन एल्कीन के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर की। सो एल्कीन का नोमेनक्लेचर या फिर नामकरण, इनका नामकरण भी एल्केन की तरह से ही किया जाता है, राइट। तो 3 मेथड है इसमें नामकरण के। पहला जो मेथड है वो क्या है, जनरल मेथड या सामान्य विधि। जनरल मेथड में क्या करते हैं, जनरल मेथड में जो भी एल्केन है, जिस एल्केन से ये एल्कीन बना है, उस एल्कीन के नाम में हम क्या कर देते हैं, लास्ट का एन हटा करके YLENE जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या हटा देंगे, एन हटा करके उसकी जगह पर क्या कर देंगे, YLENE। जैसे देखिए इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइलिन, है ना। तो इस फॉर्मूला वाला एल्कीन जो है C2H4 फॉर्मूला वाला जो एल्कीन है, उसका आप ये नाम भी सुनते होंगे, एथीन भी नाम सुनते होंगे। और इसके अलावा आप एथिलीन, या इसको कई बार प्रोनाउंसिएट एथाइलिन भी करते हैं, अपना अपना वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन है, एथिलीन भी है और एथाइलिन भी है। तो ये एथिलीन या एथाइलिन, राइट। सो जो जनरल मेथड है उसमें क्या करते हैं, एन को हटा दिया और उसके जगह पर क्या लगा दिया, इलीन लगा देते हैं, YLENE लगा देते हैं। प्रोपीन, प्रोपेन से बनेगा प्रोपीन, तो उसको क्या बोल देंगे, प्रोपाइलीन, राइट। ये हो गई प्रोपाइलीन, जो YLENE लगा दिया। ये हो गया जनरल मेथड या फिर जो सामान्य विधि है वो।
दूसरा मेथड जो है उसको बोलते हैं हम डेराइव्ड सिस्टम और व्युत्पन्न विधि। डेराइव्ड सिस्टम और व्युत्पन्न विधि। डेराइव्ड सिस्टम या व्युत्पन्न विधि में क्या माना जाता है कि जो भी एल्कीन है वो सारे के सारे एल्कीन किसके व्युत्पन्न हैं? वो सारे के सारे व्युत्पन्न हैं एथीन के, तो उनको एथीन के व्युत्पन्न माना जाता है। सो जो भी एल्किल समूह जुड़ा होगा उस एल्किल समूह को लिखते हुए उसका एल्कीन का नाम लिख देते हैं। जैसे ये हो गया मेथिल इथाइलिन, राइट। इसी टाइप से इसको लिख देंगे हम डाई मेथिल इथाइलिन। सो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नोमेनक्लेचर नहीं है। अब तीसरा जो नोमेनक्लेचर है वो है IUPAC मेथड, जो कि अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IUPAC मेथड। सो IUPAC मेथड में क्या करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एल्केन वाले में नोमेनक्लेचर में मैंने बताया था कि हमको 3 शब्दों की इसमें जरूरत होती है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड और उसके बाद में हमको चाहिए इसमें सफिक्स, ठीक है। सो हम रूट वर्ड सेलेक्ट करते हैं श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहला जो काम है वो इसमें क्या करना होता है, वही काम है कौन सा, कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब यहां पर एक शर्त आ जाती है इसमें, वो शर्त क्या है कि दिस चेन लॉन्गेस्ट चेन मस्ट हैव डबल बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में यदि डबल बॉन्ड है तो उसको भी लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ करके, इसको डबल बॉन्ड को छोड़ करके लॉन्गेस्ट चेन का चयन कर लें। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3 और ये डबल बॉन्ड हो गया, ये 2 2 4, हाँ ये राइट। तो इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन कहां से बनेगी, 1 2 3 4 5 6 में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन गई। बट यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है, तो आपको यहां से ये वाली लॉन्गेस्ट चेन बजाने की बजाय क्या करना पड़ेगा, आपको 5 कार्बन वाली ही लॉन्गेस्ट चेन आपको लेनी पड़ेगी। कौन सी, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कार्बन वाली चेन आपको लेनी पड़ेगी। आप जो मैंने रेड से लिखा हुआ है ये 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट चेन हम लोग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इस चेन में डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं है। तो पहला तो ये नियम हो गया कि आपको लॉन्गेस्ट चेन का चयन करना है और उस लॉन्गेस्ट चेन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होना चाहिए। नाउ नंबर 2, द डबल बॉन्ड must be given lowest number तो जब हम क्या करें, जब हम नंबरिंग करें तो हमको क्या करना है, हमको कार्बन जिस पर की डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबर देना है। जैसे देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं, CH3 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो आप नंबरिंग दोनों तरफ से कर सकते हैं, आप नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट। और 1 2 3, तो इसमें तो दोनों तरफ से सेम ही आ रहा, तो मैं एक नंबर इसमें और इंक्रीज कर देता हूं, मैं यहाँ कर देता हूँ CH2 CH3। सो ये हो गया आपका कार्बन नंबर 7। तो डबल बॉन्ड को क्या मिला, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कितना नंबर मिला, 3 मिला। और इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 और 4 5 6 7, मतलब जिस कार्बन से के बाद में डबल बॉन्ड है वहां से हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें 3 पर मिल रहा है और यहाँ पर कितने पर मिल रहा है,
4 पर मिल रहा है, तो हम लोवेस्ट वाली साइड से नंबरिंग करेंगे, तो जिसमें डबल बॉन्ड को 3 मिल रहा है उस साइड से इसका नोमेनक्लेचर होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 कार्बन है ना, तो ये 7 कार्बन वाली हो गई हेप्टीन, और उसकी पोजीशन बता देंगे तो ये हो जाएगा 3 हेप्टीन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम हेप्ट 3 इन, राइट। तो ये हो गया दूसरा कि हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड वाली साइड से ही नोमेनक्लेचर करना और डबल बॉन्ड को मिनिमम प्रायोरिटी हमको देनी है, ठीक है। अब दूसरा, उसके बाद में तीसरा नियम, यदि मान लो कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, एक से ज्यादा यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो हम क्या करेंगे, इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड is present, then their number is also indicated by using prefix like di, tri, टेट्रा और पोली। मतलब एक से ज्यादा यदि डबल बॉन्ड है तो हमको क्या करना है, हमको इन टर्म्स को भी यूज करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 2 डबल बॉन्ड हो गए, तो 1 2 3 4 5, एक 1 पर है डबल बॉन्ड और दूसरा 4 पर है, मतलब जिस नंबर के बाद में डबल बॉन्ड है उसी को पोजीशन हम मानते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1,4 पेंट डाई इन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे 1,4 पेंट डाई इन, ठीक है। या फिर इसको पेंटाडाइन भी बोल सकते हैं, 1,4 पेंटाडाइन भी इसको कहा जा सकता है, और या इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, पेंट डाई इन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो जो भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसकी पोजीशन हमको बताना है, राइट। सो ये हो गया इनमें नोमेनक्लेचर, इतना अपने लिए सफिशिएंट है इस मतलब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं इनके केस में आइसोमेरिज्म की, आइसोमेरिज्म या फिर समावयवता। समावयवता या आइसोमेरिज्म क्या होगा, समावयवता या आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया कि हम किसी भी एक केमिकल फॉर्मूला से अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए, अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स बनाए, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करता है, जिसमें जो फर्स्ट है वो है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे ये आपका हो गया 1 ब्यूटीन, राइट। अगर आप इसको ब्यूटीन लिखेंगे तो भी ये अंडरस्टूड रहेगा कि वो 1 पोजीशन पर है। और इसी टाइप से इससे दूसरा बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये है 2 ब्यूटीन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दोनों के केस में जो पोजीशन है वो क्या हो गई, यहाँ पर दोनों की अलग अलग हो गई। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है, सॉरी स्थान समावयवता है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगी, चेन आइसोमेरिज्म जैसे देखिए इसी से हम बना लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, सेम है, वही फॉर्मूला है, बट अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया 1 2 3, तो इसको हम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन, इसको क्या लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन, राइट। प्रोपीन में आप किसी भी साइड से डबल बॉन्ड को रख दो, वो कहां पर आना है, 1 पोजीशन पर ही आना, तो आप 1 लिखोगे या नहीं लिखोगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी में तीसरा जो टाइप है वो आप फंक्शनल ग्रुप मान सकते हो, हालांकि क्योंकि ये तो हाइड्रोकार्बन है, फंक्शनल ग्रुप तो इसमें कुछ होना है नहीं, लेकिन आप इससे
जो स्ट्रक्चर है वो अलग बना सकते हो, जैसे CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, प्रोपीन है। और इस प्रोपीन को आप क्या कर सकते हो, साइक्लोप्रोपेन के रूप में भी लिख सकते हो। तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया, राइट। सो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, ये प्रोपीन है और ये बन गया प्रोपेन। तो इसलिए आप इसको क्रियात्मक समूह समावयवता बोल सकते हो, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकार के, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है इसमें वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन सी, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने यूनिट 2 में डिटेल में बात की है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो रोटेशन है वो फ्री नहीं होता। सो इसमें दो प्रकार के आइसोमर बन सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका सिस समावयवी, जिसको कि क्या बोलते हैं, जेड, ठीक है ना, जेड और सिस। और इसी टाइप से एक इसमें क्या बन जाएगा, HCCH3 डबल बॉन्ड CHCH3, ये बन गया आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E2 ब्यूटीन, राइट। सो EZ के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा है, तो इसको डिटेल में और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आइसोमेरिज्म भी क्या करते हैं, ये एल्कीन शो करते हैं, इसका भी ये प्रदर्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके बनाने की विधियों पर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सो एल्कीन को बनाते कैसे हैं, देखो एल्कीन को बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं। एक तो हम लोग एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं में ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, डिहाइड्रोजिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा इसमें जो जो इम्पोर्टेंट मेथड है या जो अपने सिलेबस में मेथड है, वो है 2-3 मेथड है इसमें। एक तो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, इसमें हमको डिटेल में बात करनी है, इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करनी है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को हिंदी में डिहाइड्रेशन को कहा जाता है निर्जलीकरण, ठीक है, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेट करना। आप लोगों ने ये अपने डे टू डे लाइफ में ये वर्ड सुना होगा कि उसमें डिहाइड्रेशन उसको हो गया, डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब है कि बॉडी में वाटर की कमी हो जाना, राइट। तो यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन का मतलब है एक वाटर मॉलिक्यूल की या एक से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल की कमी हो जाना या उसका लॉस होना, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर है, उसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। तो आप जानते ही हैं कि एल्कोहल जो होंगे उसमें क्या होता है, OH समूह होगा, और उसमें से अगर हम क्या करें, उसमें से अगर हम क्या करें, एक या एक से ज्यादा, यहाँ पर एक की बात करेंगे, अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकाल दें एल्कोहल से, तो क्या होगा, वो एल्कीन में परिवर्तित हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, जब एल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं, व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विद, किसके साथ में ट्रीट किया जाता है इसको, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या इसको H3PO4 या इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड या फिर इसको डिहाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड या इसको एनहाइड्रस
ZnCl2, या इसको एल्यूमिना एट हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर एल्यूमिना, या फिर इसको थोरिया P2O5 जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के साथ में हीट किया जाता है। किसको? एल्कोहल को, राइट। देन when alcohol is treated with, then dehydration by the loss of water molecule take place। ठीक है, इससे क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। जैसे एक हम सिंबॉलिक इक्वेशन यहां पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे CH, ये CH3 CH2OH का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, तो ये हो गया H, यहां पर C OH H और H, तो CH3 CH2OH क्या है? ये एथेनॉल, एथिल अल्कोहल भी इसको कहा जाता है। तो इस एथेनॉल या एथिल अल्कोहल में क्या होगा? यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ हम कोई एक क्या करेंगे, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया 170 डिग्री सेल्सियस पर। इस टेम्परेचर का भी बहुत महत्व है बच्चों। अगर तापमान हम क्या करेंगे? कम ले लेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर तापमान हम कम ले लेंगे तो उस स्थिति में एल्कीन बनने के बजाय क्या बन जाएगा? एल्कीन बनने के बजाय यहाँ पर ईथर बन जाएगा। ठीक है, अगर लो टेम्परेचर लिया जाए, इसी इक्वेशन में क्या कर दिया जाए? इसी इक्वेशन में अगर क्या कर दिया जाए? लो टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को एज इट इज रख दो आप, तो क्या होगा? तब ये बना देगा CH3 CH2O CH2 CH3, तो ये बन गया आपका डाई एथिल ईथर, राइट। तो टेम्परेचर का भी इसमें महत्व है कि हम तापमान कितना ले रहे हैं, उस तापमान के आधार पर भी प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें जो एल्कोहल होंगे आप जानते ही हैं, एल्कोहल क्योंकि आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा कि 3 टाइप के एल्कोहल हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी किस आधार पर इनको नाम दिया गया है? प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी इनको नाम दिया गया है उस कार्बन के प्रकार के आधार पर जिस कार्बन के साथ में OH समूह जुड़ा हुआ होता है। तो देखो प्राइमरी एल्कोहल में क्या होगा? CH3 CH2OH, ये H2SO4 के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एल्कीन बन गई। इसका नेम आप जानते हैं एथीन है, राइट। इसी टाइप से जब सेकेंडरी एल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल जैसे CH3 CH2 CH CH3OH, सो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम है 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल को जब हम इसके साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में और इसको 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हीट करेंगे तो ये क्या बना देगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 2-ब्यूटेन। सॉरी, अब इसमें क्या है? इसमें एक पॉसिबिलिटी और भी है। क्या पॉसिबिलिटी है? इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि एक एल्कीन और बन जाए। देखो यहां से इसमें OH निकला, मैं इसको इस टाइप से लिख करके बताता हूँ, CH3 CH CH COH CH3H। तो क्या हो सकता है? इसको ऐसे लिखेंगे
CH2H, इसको ऐसे लिखेंगे। तो क्या हो सकता है, ये H2O यहाँ से भी निकल सकता है, और ये H2O कहाँ से निकल सकता है, ये H2O इस साइड से भी निकल सकता है, यहाँ से भी ये निकल सकता है। तो जो मैंने ब्लू कलर वाला लिखा है उससे प्रोडक्ट बन गया ये वाला, और इस साइड से निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो उसमें बन जाएगा 1 ब्यूटीन। तो दोनों प्रकार के प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं। कौन सा बनेगा वो हम लोग बात करेंगे जब हम सेजेफ का रूल पढ़ेंगे, सॉरी, कौन सी एल्केन बननी चाहिए और कौन सी उसमें से ज्यादा स्थायी होगी, राइट, जब मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे तब। अब बात करते हैं टर्शियरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल जैसे एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, CH3CH3OH। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप किसी भी तरफ से, यहाँ से एक OH ले लिया, यहाँ से हाइड्रोजन ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से कहीं से भी ले लो, आपको जो प्रोडक्ट मिलने हैं वो एक ही प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड C और ये H, राइट। क्या हो गया इसका नाम, इसका नाम है 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन इससे बन गया। सो ये 3 प्रकार के एल्कोहल हैं जिनसे कि हम क्या कर सकते हैं, जिनसे हम एल्कीन बना सकते हैं। तो इसमें जो मैकेनिज्म है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आज हम स्टार्टिंग का जो इसके मैकेनिज्म का पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं, टोटल 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनीकृत एल्कोहल का निर्माण। वो कैसे होता है, देखो, CH3CH2OH। तो हमने क्या लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, यहाँ से एक H+ रिलीज करेगा, एसिड लिया, और ये H+ क्या करता है, इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होंगे उसकी वजह से यहाँ पर जाकर के इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3CH2OH2, और ये आ गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और प्लस क्या बन गया इसमें, हाइड्रोजन सल्फेट आयन बन गया। ये हो गया आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल, राइट। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या हो गया, सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन कैसे बनेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा, ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना है, इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, वो इसलिए निकलेगा कि क्योंकि आप जानते होंगे कि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास में किस टाइप का चार्ज है, अभी पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है मतलब ये तो नेगेटिव चार्ज हो तो ज्यादा स्टेबल रहेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ में क्या है, ये अनस्टेबल है। तो ये क्या करता है, इस चार्ज को जल्दी से जल्दी रिलीज करने की कोशिश करेगा, और उस रिलीज करने के लिए क्या करेगा, सॉरी, यहाँ से इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के ये निकल जाएगा। सो -H2O, और ये बन गया CH3CH2+, तो ये हमारा कार्बोनियम आयन बन गया, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या बना, कार्बोनियम आयन बन गया। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोनियम आयन बना है, इस कार्बोनियम आयन के जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास वाले जिस भी कार्बन पर प्रोटॉन होगा, यहाँ पर भी हो सकता है, दूसरा कोई इसके साथ में और भी कार्बन जुड़ा हुआ हो सकता है, उसके पास हो सकता है, तो उस कार्बन से एक प्रोटॉन को जो
HSO4 इसमें बना, हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो बना है वो क्या है, वो जब आप किसी एसिड को ऐसे ब्रेक करते हो, जैसे ये H2SO4 ब्रेक हुआ किसमें, H प्लस में, और HSO4 माइनस में ब्रेक हुआ, तो ये तो हो गया एसिड, और ये क्या है इसका कॉन्जुगेट बेस है, संयुग्मी क्षार इसको बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है इसका संयुग्मी क्षार है। तो ये संयुग्मी क्षार क्या करेगा, ये जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास वाले कार्बन के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। सो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस HSO4 माइनस will abstract proton from carbonium ion। सो जैसे ये बना अपना CH3 CH2 प्लस बना है, तो इस CH3 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये लिख दिया मैंने CH2 और यहाँ कर दिया H, राइट। सो HSO4 माइनस क्या करेगा, यहाँ से ये वाला प्रोटॉन लेगा और ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4, राइट। सो ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म में अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका E1 मैकेनिज्म है, E2 मैकेनिज्म है, और उसके बाद में कौन सी एल्कीन बनना चाहिए उससे रिलेटेड सेरजेव का रूल है, हॉफमैन का रूल है, उन रूल के बारे में भी हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे, लेकिन वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और मेथड इसका बता देता हूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नंबर 2, by dehydrohalogenation of alkyl halides, by dehydrohalogenation of alkyl halides। ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब, डी का मतलब तो क्या हो गया निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन का मतलब हो गया हेलोजन। एक हाइड्रोजन और हेलोजन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन को जोड़ते हैं तो बनता है HX, एक HX का इसमें से विलोपन हो जाना। जैसे एक सिंबॉलिक रिएक्शन में लिख रहा हूँ RCHHCXHH। ठीक है, तो ये यहां से ये HX यहां से क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम एल्कोहलिक KOH को यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम क्या करें, एक्वियस KOH को यूज कर लें। एक्वियस का मतलब क्या हो गया, जलीय विलयन में बना हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, X की जगह पर कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। और यदि हमने क्या कर लिया, एल्कोहलिक KOH ले लिया, तो क्या होगा, X और H मिलकर के एक विलोपन अभिक्रिया दे देंगे और हमको मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको याद रखना, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये HX का विलोपन करवा देता है। और अगर इसी की जगह पर क्या होता, एक्वियस KOH होता, तो उसमें क्या हो जाता, सब्स्टिट्यूशन हो जाता, विस्थापन हो जाता। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का। इसमें एक मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, मान लो कि आपका एल्कीन है, वो उच्च एल्कीन आपको बनाना है, तो ये मेथड क्या है, अच्छी मतलब इसमें यील्ड बनती है, अच्छा कंटेंट बनता है एल्कीन का। लेकिन यदि आप निम्न एल्कीन इस विधि से बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि ये हो गया, आप एथीन इससे बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो कम रहती है इसमें। ये एक इसका
ड्रॉबैक है, जैसे एथीन बना ना, ये इसकी अमाउंट है वो इसमें कम रहेगी, लो यील्ड इसमें रहती है, राइट। सो ये अपना हो गया दो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कल अपन जब क्लास करेंगे तो हम लोग इसमें बात करेंगे इसकी, जो हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा है अल्कोहल का, उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, उसकी जो मैकेनिज्म है अलग अलग टाइप की, उसके बारे में हम बात करेंगे।